डेफमेशन है, मानहानि है। तो मानहानि के संबंध में, मानहानि का ये जो पर्टिकुलर अपराध है, तो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, पहली बात तो किस आर्टिकल के साथ इंटरलिंक करके आप इसको बता सकते हो? डेफमेशन, मानहानि को भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के साथ लिंक करोगे, बताओ? आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 के साथ इंटरलिंक, बिल्कुल आर्टिकल 19 के साथ इंटरलिंक करोगे। आर्टिकल जो 19 है बेसिकली 19(1)(a), तो आर्टिकल 19(1)(a) में आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है ना। आर्टिकल 19(1)(a) में जो है तो कह सकते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के, स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बातचीत करती है। और इन्हीं स्पीच एक्सप्रेशन की जो फ्रीडम मिलती है, इस पे आर्टिकल 19 क्लॉज जो 2 है वो 8 टाइप्स, ठीक ना, 8 जो है तो कह सकते हो कि टाइप्स के वहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, निर्बंधन लगाती है। तो 8 टाइप के जो रिस्ट्रिक्शंस जो है तो लगाए जाते हैं, उसमें से डेफमेशन भी जो है तो एक पर्टिकुलर निर्बंधन है, ठीक है ना। तो एक डेफमेशन भी उसमें एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शंस है, निर्बंधन है। तो ये चीज पहली बात तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 8 प्रकार के जो रिस्ट्रिक्शंस, निर्बंधन लगाए जाते हैं, उसमें डेफमेशन भी जो है तो एक है कि आपको स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलता है, बोल सकते हो, ठीक है ना। तो अच्छा एक चीज है यहाँ पे, और चीज देखो, एक बात ध्यान रखना, अभी जैसे कल मेरी सर से बातचीत हुई थी तो सर ने भी बोला कि आप भी बताना, बाकी सर भी गाइडेंस देंगे ही, कि बहुत ट्रिकी क्वेश्चन इंटरव्यू में नहीं पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में जनरली वो आपका एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? कि आप चीजों को किस प्रकार से एक्सप्रेस करते हो, आप उत्तर कैसे देते हो। तो जनरली आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जहां पर आप उनको कुछ प्रॉपरली बताओ, ठीक है ना। तो बेसिक बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं वो सभी जगह के आपको याद होना चाहिए। बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक बेसिक जो डेफिनेशंस हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या है, जुडिशियल रिव्यू क्या है, जैसे कॉन्स्टी की बातचीत कर रहे हैं, जुडिशियल रिव्यू क्या है, पीआईएल क्या है, ठीक है ना। और इसके बाद जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, ठीक है ना। तो जितने बेसिक बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं उन सभी को आपको पता होना चाहिए। आईपीसी में भी बेसिक बेसिक जो डेफिनेशंस है उनको भी जो है तो आपको ऐसे पता होना चाहिए, है ना। और कि लोग, पब्लिक सर्वेंट कौन होता है, उससे संबंधित ऑफेंसेस, तो प्रॉपर तरीके से हमको बेसिक बेसिक चीजें वहां पे पता होना चाहिए। तो वो चीजें यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एक्सप्रेस हर जगह, सीआरपीसी में बातचीत करो तो फिर वहां पर संगे कॉग्निबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निबल, बेल क्या है। अभी जैसे नई सीआरपीसी में बेल को डिफाइन किया, पहले बेल को, अभी ठीक है नई सीआरपीसी देखा होगा तो बेल की डेफिनेशन दी गई, पहले बेल को डिफाइन नहीं किया था, बेलेबल ऑफेंस को डिफाइन किया था, बेल को डिफाइन नहीं किया था। तो बहुत सारे नए नई परिभाषाएं जो है तो आपको देखने को मिलेगी प्रॉपर तरीके से। आईपीसी में भी डेफिनेशंस में ध्यान रखना कि नई आईपीसी, क्योंकि कंपेयर थोड़ा सा ध्यान दिए रहना, कंपैरिजन में, मतलब चूंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन चूंकि नई आईपीसी अभी इन्फोर्स नहीं हुई, लेकिन एक तरह से उसको सहमत राष्ट्रपति की मिल गई है, यानी एक्ट का उसने जो है तो अधिनियम का रूप अख्तियार कर लिया है, और अब देखो जितना जल्दी हो सके आपके सामने आ जाएगी। तो वहां पर नई कुछ डेफिनेशन, तो चाइल्ड एक नई, एक ही डेफिनेशन वहां पे देखी है, एक मैंने चाइल्ड बालक को डिफाइन किया गया है, बाकी तो अधिकांश डेफिनेशन पुरानी ही है। अब मुद्दे की बात आते हैं, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखिए। अब आपके आईपीसी में जो डेफामेशन है वो 3 तरीके से बेसिकली डिफाइन किया गया है। 3 तरीके से कैसे? कि यदि आप किसी भी नेशन, राष्ट्र, ठीक है ना, किसी भी राष्ट्र की मानहानि करते हो, नेशन को डेफामेशन करते हो, तो राष्ट्र की मानहानि का कौन सा सेक्शन है? द डेफामेशन ऑफ नेशन। बहुत बढ़िया, 124A, सेडिशन। क्योंकि मुझे लगता है कि सेडिशन चूंकि अभी नई आईपीसी से हट गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कहीं ना कहीं, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, संवैधानिकता पर आपके मन में क्लियर कट जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या कहाँ कहाँ इसके बारे में बातचीत किया गया, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद जो है तो दूसरा डेफामेशन होता है धर्म, धर्म की मानहानि, डेफामेशन ऑफ रिलीजन। धर्म की मानहानि की बातचीत करें तो आईपीसी में 3 सेक्शन ज्यादा हाईलाइटेड होकर बातचीत करते हैं।
153A, 153B और 295A। तो ये 3 सेक्शन जो है तो डेफामेशन ऑफ रिलीजन, धर्म की मानहानि को जो है तो एस्टेब्लिश कर, सॉरी हाँ, धर्म की मानहानि को जो है तो एस्टेब्लिश करते हैं। तो ये 3 सेक्शन जो है तो आप अपने दिमाग में अच्छी तरीके से रख लीजिएगा। और इसके तीसरे पार्ट में यदि हम चलते हैं तो तीसरा पार्ट है सभी को व्यक्ति की मानहानि, इंडिविजुअल पर्सन की मानहानि। तो इसके लिए सबको पता है जो पुरानी आईपीसी है 499 में इसको डिफाइन किया गया है। तो इस प्रकार आईपीसी में 3 प्रकार से मानहानि डेफामेशन को बताया गया है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अच्छा, थोड़ा कभी कभी आपसे ऐसे भी यहाँ पर हल्का फुल्का की मानहानि, तो जैसे अपराध में कोई ना कोई इंजरी होती है, तो मानहानि में किस प्रकार की इंजरी होती है? बेसिकली मेंटल ऑफेंस होता है। तो जनरली जैसे आप वहां पे कहते हो ना 4 प्रकार की इंजरी, सेक्शन कौन सा है इंजरी क्षति वाला 44 है ना, 4 प्रकार की इंजरी। तो वहां पर जो आपका माइंड और रेपुटेशन, तो इंजरी ऑफ रेपुटेशन यानी कि जो आपकी कह सकते हैं कि ख्याति की और जो मन की, तो उसकी जो क्षति है, तो इस प्रकार के अपराध में आप, हाँ, वो यहाँ पर आता है, ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। तो ये आपका डेफामेशन, मानहानि के संबंध में बातचीत जो है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब आते हैं महत्वपूर्ण, तो ये चूंकि क्यों ये इतना मैंने बातचीत की, क्योंकि मेरे दिमाग में ये 295 सेक्शन आई, तो ये थोड़ा सा इसके चक्कर में यहाँ पर इतनी बातें अपन ने देखी, ठीक है। अब आते हैं अपन अगली बातचीत पे। तो अगला जो चैप्टर है आपका इसका आईपीसी का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चैप्टर 16। और चैप्टर 16 में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं चैप्टर 16 में। इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कुछ पूछा जा सकता है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो जैसे कि आपका सबसे महत्वपूर्ण है 299 और 300 में जो डिफरेंस पूछता है कि भैया आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर क्या है ना, क्या है अंतर आपराधिक मानववध हत्या में, है ना। तो अब पहले तो थोड़ा सा इसमें इसको, जैसे अभी नई आईपीसी में एक चीज कर दी गई है कि ऑफेंस अगेंस्ट कह सकते हो वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो अभी पता है कि नई आईपीसी में महिलाओं बालकों के विरुद्ध अपराध को सबसे ऊपर ही रख दिया गया है। यदि नई आईपीसी आप देखोगे तो नई आईपीसी में सेक्शन 63 से, यानी कि आपका जो रेप है, रेप पहले जो 375 में पढ़ते थे, वही रेप आपके नई आईपीसी में सेक्शन 63 में बता दी गई है। तो सबसे पहले महिलाओं बालकों के विरुद्ध जो अपराध हैं उनको रखा है। फिर उसके बाद मानव, ह्यूमन बॉडी, अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। तो पहले क्या था कि मानव शरीर पर प्रभावित करने वाले जो अपराध थे उनको पीछे रखा गया था। इन चैप्टर 16 बहुत पीछे तो नहीं कर सकते, लेकिन अब चूंकि 23 से भी अध्याय है आईपीसी में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे बोल सकते हैं। लेकिन अभी जो है तो जितने भी अपराध हैं यानी कि मानव शरीर को प्रभावित करने वाले, तो इनको आपका कह सकते हो कहाँ रख दिया गया है, चैप्टर 6 में शुरुआत में। तो सबसे पहले महिलाओं बालकों को और फिर मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों को रख दिया है, ठीक है ना। अब ये इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे आपको पता होगा पहले 299 था, अब उसको सेक्शन कौन सा पढ़ेंगे नई आईपीसी में 100। तो अभी आपका कल्पेबल होमोसाइड जो नई आईपीसी में है वो 100 में बता दिया गया है, ठीक है ना। तो 100 में जो है तो कल्पेबल होमोसाइड और 101 में हत्या, मर्डर। बाकी सेम डेफिनेशन वगैरह सेम है, कोई भी ऐसी चीज जो है तो वहां पर मिस नहीं की गई है। वही एलिस्टेशन, वही एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, केवल धारा अलग कर दी गई है। मर्डर का भी जो है तो सेम सेम एज इट इज, जैसे वहां पर पहले बताया गया था वैसे यहाँ पर बता दिया गया है, ABCD 4 प्रकार से। और सेम एलिस्टेशन, सेम एक्सेप्शन 5 प्रकार के, हर चीज आपको एज इट इज मिलेगा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा चेंजेस किया गया हो, ठीक है ना। तो ये 299 300 में डिफरेंस, अंतर तो क्या है 299 300 में, कौन बता रहा है बताइए। मैं पहले बोलता हूँ। तो संभावना का नियम और अति संभावना का नियम काम करता है, रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड हाईली प्रोबेबिलिटी। तो रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी किसके लिए काम करता है आपका, कल्पेबल होमोसाइड के लिए, और मर्डर के लिए हाईली प्रोबेबिलिटी जो है तो रूल वहां पे काम करता है। तो ये चीज यहाँ पर बिल्कुल ध्यान में रखिएगा।
तो रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी और हाईली प्रोबेबिलिटी दो प्रकार का यहाँ पर नियम काम करता है, ठीक है ना। और यही चीज जो है तो किस केस में डिफाइन किया गया था, एक बहुत फेमस केस है रैक्स वर्सेस गोविंदा, आर वर्सेस गोविंदा के केस में इसको पहली बार इसके बीच में डिफरेंशिएट जो है तो यहाँ पर किया गया था, ठीक है ना। इंटेंशन दोनों में रहता है, आशय दोनों में रहता है, केवल यही जो है तो अंतर यहाँ पर प्रमुख रूप से बताया गया है। अभी चूंकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर खासकर अभी जैसे कुछ सेक्शंस को लेकर के काफी जो है तो बातचीत हुई है, आपराधिक मानववध का जो है तो विस्तार बढ़ाने का बातचीत किया गया है। और हमेशा जो कुछ के सेक्शंस जैसे 304 ए, ठीक है ना, 304 ए और सेक्शन 304, तो ये जो दो धाराएं हैं, इन दो धाराओं को लेकर के जो है तो हमेशा कह सकते हो कि डिस्कशन हुआ है, बातचीत हुआ है। 304 ए और 304 को लेकर के हमेशा जो है तो डिस्कशन हुआ है, इसके सजा को बढ़ाने कम करने के बारे में हमेशा जो है तो बातचीत किया गया है। तो अब जैसे यहाँ पर कह सकते हैं कि है ना, जैसे 304 ए, तो 304 ए शुरुआत से ही इस पे विवाद रहा है। अभी हाल ही में कुछ जैसे कुछ आपको पता होगा 1-2 जनवरी को जो है तो कुछ ट्रक जो एसोसिएशन है उनके द्वारा हड़ताल वगैरह किया गया था, ट्रांसपोर्ट हड़ताल वगैरह थी। वो हड़ताल क्या थी, कौन बताएगा मुझे, वो हड़ताल क्या थी? गूगल मीट से कोई बताए मुझे, गूगल मीट से पहले बताए कोई, गूगल मीट में जो बच्चे जुड़े हैं उनमें से कोई बताए कि 1-2 जनवरी को पता है हड़ताल थी, क्या थी वो हड़ताल? हाँ, क्या थी बताइए। अच्छा, और तो बेलेबल था, उसको नॉन बेलेबल बना दिया गया। नहीं, उसको यहाँ पर तो बातचीत किया गया, जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि 300 अब थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया गया है। पहले पहले नहीं था, पहले जैसे देखो 304 ए को लेकर के कई सारी जगह जो है तो बातचीत हुई थी, और 304 ए को जब हम लोग डिस्कशन करेंगे, अभी तो नई आईपीसी का इतना ध्यान नहीं रखना है, लेकिन इसके साथ एक केस जरूर पढ़ लेना। हाँ, सौरभ बख्शी, सौरभ बख्शी जो है तो बख्शी वर्सेस पंजाब राज्य का केस है, ठीक है ना। और देखा जाए तो सौरभ बख्शी वर्सेस पंजाब राज्य में जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किए थे उसको यहाँ पर लागू करने का प्रयास किया गया है। तो 304 ए में सजा को 5 साल कर दी गई है। पहले 304 ए की जो सजा थी वो कह सकते हो कि कम थी, 2 साल थी। लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि यदि कोई भी जैसे डॉक्टर है ना, डॉक्टर यदि कोई भी ड्यूरिंग द मेडिकल कोई केस वहां पर यदि नेग्लिजेंस करता है तो वहां पर अभी भी उसको 2 साल की ही सजा मिलेगी। लेकिन अदर किसी भी काम में, क्योंकि नेग्लिजेंस से और भी दूसरे मामले आते हैं, तो डॉक्टर को छोड़ दिया जाए तो बाकी जैसे कोई सड़क में उतावले अपेक्षा से गाड़ी चला रहा है, ठीक है ना, और वहां पर यदि किसी को इंजर्ड कर देता है या किसी की मृत्यु, क्योंकि यहाँ मृत्यु कारित होती है, मृत्यु कारित हो जाती है, तो यहाँ पे सजा बढ़ गई है, 5 साल की सजा यहाँ पर हो गई है, 5 साल की सजा होगी। हाँ, नहीं, ये चीजें जैसे आप बोल रहे हो ना, आपको बीच में कि 7 लाख रुपए, ये मोटर व्हीकल एक्ट में शायद बदलाव किया गया था, और मोटर व्हीकल एक्ट भी आपके सिलेबस का पार्ट है मोटर व्हीकल एक्ट सिलेबस का पार्ट की नहीं है ना। और ये क्योंकि ये मतलब मान के चलिए कि ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो मुझे अभी भी आपने जवाब वो नहीं दिया, वो 10 साल की सजा, 7 लाख का जुर्माना, ये सब क्या है ये कहाँ कहाँ का प्रोविजंस था, कहाँ पे ये चीज करने का प्रयास किया गया, ठीक है ना। तो ये मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट की बातचीत करें तो मोटर व्हीकल एक्ट में अभी बहुत सारे गुड सैमरिटियन क्या होता है, हाँ, एक्सीडेंट में गोल्डन आवर, घटना के तुरंत बाद जो 1 घंटा रहता है जिसमें उसको इमीडिएट यदि एक्सीडेंट के बाद जो है तो इमीडिएट यदि उसको उपचार मिले,
फर्स्ट एड रेमेडीज मिले तो वहां पर कह सकते हैं उसकी जान बचाई जा सकती है। ये जितने टर्म कंडीशंस हैं ये थोड़ा सा इनको ध्यान में रखना, क्योंकि ये मतलब यही तो इम्पोर्टेंट है। तो ये अभी प्रोविजंस कहाँ का है, कैसा है, क्या है, क्या मतलब ये क्यों ऐसी बातचीत कर रहे थे कि भाई हम तो ट्रक ड्राइवरी छोड़ देंगे, हमारे पास पैसा नहीं 7 लाख रुपए देने के लिए, ठीक है ना। तो ये था कि यदि कोई एक्सीडेंट के बाद ट्रक ड्राइवर यदि वहां पर रुकता है, हेल्प करता है, तो उसको सजा कम मिलेगी, लेकिन हेल्प नहीं करता है, भाग जाता है, सजा ज्यादा मिलेगी। तो ट्रक ड्राइवरों का यहाँ पर क्या वो था। अब देखो, अब चूंकि सरकार ये बदलाव चाहती है, तो आप हमें, अब हमसे यदि पूछा गया कि आपकी क्या राय है, तो आपको सरकारी वकील बनना है। सरकारी वकील बनने का मतलब होता है सरकार का पक्ष रखना। अब सरकार का पक्ष यदि आपको सही नहीं लग रहा है, ठीक है ना, तो जब वकील बन जाओगे तो वहां पर तुम्हारा ऑप्शन तुम्हारे पास रहेगा कि एडीपीओ कभी केस विड्रॉल भी कर सकता है। वो बात अलग है कि उस सीआरपीसी में 321 लिखी हुई है, लेकिन कैसे ही उसको यूज है ना, 321 एक सीआरपीसी की धारा लिखी हुई है जो ऐसी बातचीत करती है। लेकिन अब देखो यार, प्रैक्टिकलिटी में जो है तो वही है कि आपको करना पड़ता है, सरकार का काम है ना। आप किसी के आप रिप्रेजेंटेटिव हो, आप एडीपीओ के तौर पर सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होगे, तो सरकार के अगेंस्ट आप बातचीत नहीं कर सकते हो। तो इंटरव्यू में भी ध्यान रखना कि इस प्रकार के प्रश्न यदि बनेंगे, मान लो जैसे होता है कि जैसे बहुत सारी, जब ये चीज आई थी तो दो 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 धड़ों में जो है तो कुछ मेरे दोस्त यार बढ़ गए थे, कुछ जो वहीं पे है कुछ कह रहे थे कि अब वही है ना कि चूंकि भाजपा ने ये कानून लेके आया, तो जो भाजपा समर्थित दोस्त है वो कहते हैं कि नहीं ये तो सही है, ये तो सही चीज के लिए कर रहा है। लेकिन जो जिनको थोड़ा दूसरे पार्टी के हो गए, कांग्रेस के हो गया, दूसरा कुछ हो गया, या मान लीजिए जिनका पक्षकार ही कोई ऐसा हो, तो कह रहे कि नहीं एक तो गलत है। मतलब भाई एक्सीडेंट के बाद सबसे आम पब्लिक क्या है, आम पब्लिक तो बिल्कुल बिल्कुल भूखी रहती है मारने पीटने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले ड्राइवर को पकड़ के मार, किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है बाद में देखेंगे, पहले तो ये ड्राइवर पकड़ में आ गया तो ड्राइवर को मारते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में तो वो भाग जाने की चीज समझता है कि भैया अभी यदि मृत्यु हो गई है, डेथ हो गई है, तो जब भाई गलती भले वो बिल्कुल ट्रक के नीचे घुस गया और अचानक ब्रेक लगा नहीं और उसके ऊपर ट्रक चढ़ गया, मर गया, तो भले यहाँ पे गलती जो है तो उसकी ट्रक ड्राइवर की एक रत्ती ना हो, लेकिन पिटेगा कौन। तो प्रैक्टिकलिटी में जो है तो थोड़ा कि वो रुका रहे, मदद करे, तो पहले तो मदद करने लायक उसको नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है ना। मॉब लिंचिंग वगैरह ये सब बातचीत वगैरह तो अभी नहीं। तो ये सभी चीजें जो है तो यहाँ पर बहुत सारी बातें यहाँ पर निकल के आपके सामने आ जाती हैं, है ना। एक बिल्कुल हर चीज को जो है दिमाग में रखिएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। तो ये मोटर व्हीकल एक्ट में, अभी मोटर व्हीकल एक्ट में भी काफी बदलाव हुए हैं, वो बदलाव भी जो है तो ध्यान में रखिएगा कि एज ए नॉलेज थोड़ा बेसिक बेसिक चीजें बदलाव जो हुए हैं वो अपने नॉलेज में आना चाहिए। बहुत डिटेलिंग के साथ आपको नहीं वहां पे पता, लेकिन बेसिक बेसिक जो है तो सभी चीजें अपने उसमें आना चाहिए। ये बात यहाँ पर ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। तो बेसिक बेसिक चीजों को जो है तो सभी अपने दिमाग में रखिएगा प्रॉपर तरीके से। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये केस यहाँ पर ध्यान में रखिएगा सौरव बख्शी। तो ये केस, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप लोग की क्लियर हो जाएगी प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। चलिए, अब अगली बातचीत यहाँ पर जैसे चैप्टर 16 की करें, तो जनरली इसको क्लासिफाइड कर लेने से फायदा मिलता है। तो छोटी छोटी कुछ बातें यहाँ पर ध्यान में रखिएगा क्लासिफाइड कर लेने से, है ना। अब जैसे यहाँ पर इसको मैं ऐसे थोड़ा सा याद करवाने में चैप्टर 16 में यकीन रखता हूँ कि चैप्टर 16 को जो है तो आप मोटे मोटे तौर पर 3-4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट तो जो ह्यूमन बॉडी को, ठीक है ना, ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करने वाला सबसे छोटा अपराध है। तो मानव शरीर को प्रभावित करने वाला सबसे छोटा अपराध क्या है आपका, असॉल्ट है। क्या है आपका, असॉल्ट है ना। असॉल्ट, असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स वगैरह सबसे छोटा जो है तो अपराध है असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स वगैरह, जिनको 349 से 349 से लेकर के 508 तक जो है तो 358 तक, 358 तक जो है तो वहां पर डिफाइन किया गया है। तो सबसे छोटा जो अपराध है वो असाल्ट है। फिर उसके बाद बढ़ते हैं, तो ऐसे क्रम से याद रखना। अब असाल्ट, हमला, हमला या अच्छा जैसे हमला, अब वहां पर प्रिपरेशन आप देखोगे, जो वहां पर कह सकते हो कि
कि ऐसे पूछा तैयारी, तैयारी, तैयारी को कहाँ अपराध के तौर पर बताया गया है? तो यदि आप लोग थोड़ा सा सेक्शन याद होगा, ठीक है ना, कौन सा? तैयारी, प्रिपरेशन, डकैती की तैयारी, 390 399 तो डकैती की तैयारी है। अच्छा, 349, बिल्कुल बिल्कुल, कौन सी धारा है? 351 क्या कहता है? आपराधिक, आपराधिक, हाँ बताओ। थ्री, हाँ क्या है? देखो पहली बात तो आप देखो, समझना मेरी बात को, कि आपका जो हमला है 351 में, हमला को सबसे तो पहले बल को डिफाइन किया गया है 349 में, फिर उसके बाद क्रिमिनल फोर्स को 350 में, 351 असॉल्ट, सबसे छोटा अपराध, मैं सॉरी गलती से 349 शायद बोल गया मेरे से अभी, तो उसको मैं क्लियर करता हूँ कि 351, तो 351 में जो असॉल्ट बताया गया है, वहीं पे कहता है कि गैंगस्टर, असॉल्ट क्या होता है? कोई गैंगस्टर बनाना या कोई प्रिपरेशन, तैयारी करना, जो तैयारी करना कि आप मतलब किसी पर, तो सबसे छोटा अपराध गैंगस्टर तैयारी करना, ठीक है ना, तो हमला, तो अब वो बाकी दंड के लिए तो एक ही जगह रखा है। फिर क्रिमिनल फोर्स, तो क्रिमिनल फोर्स मतलब थोड़ा उसके आगे बढ़ जाता है कि क्रिमिनल फोर्स जो है तो कहाँ बताया गया है आपका 350 में, 350 देखोगे तो क्रिमिनल फोर्स की बड़ी अच्छी परिभाषा है। 350 में आप देखोगे तो क्रिमिनल फोर्स को जो है तो वहां पर बताया गया है कि 3 तरीके से, तो अब तो यहाँ पर क्रिमिनल फोर्स कितने तरीके से यूज कर सकते हैं? 3 तरीके से, 3 तरीके से क्रिमिनल फोर्स अब यूज करोगे तो उसका 2 प्रकार के, तो क्रिमिनल फोर्स भी बहुत अच्छी परिभाषा है कि जैसे 350 में बताता है कि 3 तरीका, 3 मैनर, ठीक है ना, तो 3 मैनर से आप क्रिमिनल फोर्स यूज कर सकते हो बाई, हाँ क्या हुआ? आवाज आ रही मेरी? क्या आ रही? आवाज क्लियर है? वो कहीं आप लोग में कोई नेटवर्क में नहीं होगा तो उसको आवाज नहीं आएगी, मेरी तो मैं तो फुल उसमें 5G नेटवर्क में हूँ, मुझे दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 3 मैनर, तो 3 मैनर पता ही होगा, बाय बॉडली पावर मतलब शारीरिक शक्ति के द्वारा, या फिर कह सकते हैं दूसरा है कि किसी भी पदार्थ के बयान द्वारा, तो वहां पे डिस्पोजल ऑफ एनी सब्सटेंस, और किसी इंड्यूस एनी एनिमल्स, किसी जीव जंतु को भड़काने के द्वारा, तो 3 तरीके से जो है तो आप फोर्स को यूज कर सकते हो। बल का प्रयोग यहाँ पर मतलब ये कहाँ बताया गया है? ये देखा जाए तो ये बताया गया है आपका 349 में, है ना, 349 में 3 तरीके से बल का प्रयोग आप कर सकते हो। और इसका रिजल्ट क्या होता है? 2 प्रकार का, एक फिजिकल रिजल्ट होता है, एक मेंटल। तो जब आप 3 तरीकों से किसी में गति, मोशन, चेंज ऑफ मोशन, ससेशन ऑफ मोशन, 3 चीजें हो जाता है तो फिजिकल, ये फिजिकल रिजल्ट है। और मेंटल रिजल्ट कि किसी की सेंस ऑफ फीलिंग को अफेक्टेड करता है, ठीक है ना, तो ये आपका मेंटल रिजल्ट है। और जब 349 में यही फिजिकल मतलब यही काम, यही चीज जो है वो कैसे हो रही है? विदाउट कंसेंट हो रही है, विथ क्रिमिनल इंटेंशन नॉलेज हो रही है, तो वो क्रिमिनल फोर्स में जो है तो क्या होती है? कन्वर्ट होती है। ये छोटा सा फोर्स और क्रिमिनल फोर्स, तो फोर्स कब होता है, क्रिमिनल फोर्स में कब कन्वर्ट होता है, ये मेरे हिसाब से छोटा परिभाषा है, बहुत छोटा, लेकिन ये इंटरव्यू लायक, पूछने लायक प्रश्न है कि फोर्स और क्रिमिनल फोर्स क्या होता है। तो थोड़ा आप बताओ ना, थोड़ा ऐसी बात बताओ जो ऐसा लगे बैरट देख के भी नहीं बता रहे हैं, अलग बता रहे हैं, तो उनको भी मजा आएगा। तो बता सकते हो ये 3 तरीके से साफ फोर्स उत्पन्न होता है, और उससे 2 प्रकार का रिजल्ट होता है, एक फिजिकल रिजल्ट यानी गति, गति परिवर्तन, गतिहीनता हो जाती है, या मेंटल रिजल्ट की जिसके साथ फोर्स यूज हो रहा है उसकी सेंस ऑफ फीलिंग को इफेक्ट करता है, यानी डर जाता है, घबरा जाता है, तो वो जो है तो मेंटल रिजल्ट। और साहब जब यही चीज विदाउट इंटेंशन, सॉरी विथ, विदाउट कंसेंट एंड विथ इंटेंशन, ठीक है ना, सहमति के बिना और आशय के साथ किया जाता है, तो यही क्रिमिनल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको 350 में डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। तो बल और आपराधिक बल इस प्रकार से यहाँ पर आपको प्रॉपरली ध्यान में रखिएगा। ऐसे तो ये थोड़ा सा परिभाषा काम की है। फिर उसके बाद अगली चीज यहाँ पर, बल या आपराधिक बल के बाद अगली परिभाषा काम की है कि आपका 339 और 340 क्या बताया गया है? रॉन्गफुल
कन्फाइन रिस्ट्रेंट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अब मुझे ये बताइए कि किसी को आप रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट या कन्फाइनमेंट करते हो तो किस संवैधानिक प्रावधान का वायलेशन होता है, किस मौलिक अधिकार का वायलेशन होता है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 19(1)(d) है ना, आर्टिकल 19(1)(d) जो आपको कहीं भी आने जाने का अधिकार प्रदान करता है। जब उस अधिकार का वायलेशन होता है तो 339 और 340, 339 340 339 339 क्या कहती है, किसी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोक दिया जाए, है ना। तो ये 339 होगा कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जिस सीमा में जाने का उसका अधिकार है, वहां पे जाने से उसको यदि रोक दिया जाए, क्या होगा स्वाति? पता नहीं, वो कई बार नेटवर्क इशू रहता है। बाकी बाकी विद्यार्थियों को तो मेरी आवाज साफ क्लियरिटी के साथ आ रही है ना? वो एक दो लोग, हाँ क्लियर है, क्लियर है ना। वो नेटवर्क इशू कभी बैठते हैं जहां पर वहां पर रहता है, तो इसलिए ठीक है ना। और किसी व्यक्ति को एक सराउंडिंग चारों दीवारी में जो है तो रोक दिया जाता है तो 340। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ये भी हल्का सा ध्यान रखना प्रॉपर तरीके से। तो ये आपका है ना, तो ये किस संवैधानिक प्रोविजंस का बेसिकली जो है तो वायलेशन होता है यहाँ पर, तो वहां पर ध्यान रखना। फिर थोड़ा मैं उल्टी दिशा में गंगा उल्टी में बहाता हूँ बस। तो इसके बाद और इसके गंभीरता में आते हैं, तो इसके बाद और गंभीरता में आपका आ जाता है 319 और 320। तो यहाँ पर बेसिकली क्या बताया गया है आपका, हर्ट, उपहति और घोर उपहति। तो अब यहाँ पर उपहति क्या है, व्हाट इज हर्ट? तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उपहति को बताइए, तो क्या उपहति क्या है? जब आप किसी को तीन चीजें, शारीरिक पीड़ा, बॉडली पेन, डिसीज या एफर्मिटी, अंग शैथिल्य देते हो, तो ये क्या कहलाता है, उपहति, है ना। और यही चीज आप वॉलेंट्री स्वेच्छा, तो यहाँ पे आशय और ज्ञान के साथ करते हो तो माना जाता है कि उपहति, स्वेच्छा उपहति। अभी जैसे 319 के साथ जो है तो 321 पढ़ा जाता है, अब तो नई बैरेट में दोनों धाराओं को साथ साथ लिख दिया है। और यदि आप पर्टिकुलर 8 प्रकार से किसी को हर्ट पहुंचाते हो तो फिर वो ग्रीवियस हर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ऐसे आपको ऐसे लैंग्वेज उसकी याद नहीं हो, लेकिन एक मोटा मोटा आपने को याद रहना चाहिए कि कोई भी हर्ट ग्रीवियस हर्ट में कब कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे आपने किसी की हड्डी तोड़ दी, दांत तोड़ दिए, बहुत ऐसे, है ना, तो दांत अस्थिभंग कर दिया, दांत तोड़ दिए, या फिर किसी इस प्रकार की डिसफिगरमेंटेशन यानी कि कोई विरूपता हो गई है स्थायी प्रकृति की, स्थायी, टेम्परेरी नहीं, जो है तो कैसी होनी चाहिए, परमानेंट होनी चाहिए, टेम्परेरी नहीं होनी चाहिए। भाई मान लो मैंने किसी को खींच के एक मुक्का मारा, भाई मुक्का लगा, हो सकता है उसका मुंह सूज गया, 1-2 दिन सूजा रहेगा, बाद में नॉर्मल हो गया, तो इसको डिसफिगरमेंट्स नहीं बोला सकता है। लेकिन किसी को किसी मान लीजिए चाकू से ऐसे उसका गाल में वार कर दिया, उसका गाल कट गया, अब भले बाद में वो घाव भर जाएगा लेकिन वो निशान तो पड़ जाएगा। तो ये कोई भी चीज जो बेकार दिखे, ठीक है ना, तो विद्रूपित दिखे, तो वो चीजें वहां पर, तो उसके पॉइंट्स आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जो कह सकते हो सफर्ड पर्सन है, वो ऑर्डिनरी अपने काम काज करने में इनकेपेबल हो जाए, असमर्थ हो जाए, या लगातार 20 दिन तक जो है तो सीवियर बॉडली पेन में जो है तो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो उपहति है वो घोर उपहति में कन्वर्ट यहाँ पर हो जाती है। तो ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से। तो उपहति और घोर उपहति को इस वे में जो है तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, है ना। इससे ज्यादा यहाँ पर और ज्यादा इसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा थोड़ा ऐसा हल्का फुल्का याद रखिएगा कि अंग जोड़ का गूगल मीट पे आवाज नहीं आ रही है सर, गूगल मीट पे आवाज नहीं आ रही थी। आवाज आपकी क्लियरिटी के साथ नहीं आ रही है, क्या बोल रहा आपने, क्या बोला सर गूगल मीट पे आवाज नहीं आ रही है।
आवाज तो आप नेटवर्क का इश्यू होगा, मेरी आवाज बाकी सबको प्रॉपर पहुंच रही है, केवल आपको ही नहीं आ रही, बाकी सबको अच्छी आवाज क्लियरिटी के साथ पहुंच नहीं रही है। सर, इस पे आ रही है, इस पे आ रही है, गूगल मीट पे नहीं आ रही थी। नहीं, गूगल मीट में भी आ रही है, दोनों जगह आवाज आ रही है। टीचमेंट वाले भी कोई शिकायत कर रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही मेरी? टीचमेंट वाले कोई शिकायत कर लो, आवाज नहीं आ रही है ना। चलिए, अब प्रयास करो सब एक जगह आ जाओ। अब जो रेगुलर क्लासेस रहेंगी, अब मैं थोड़ा सा अब 1-2 दिन और, उसके बाद मैं अधिकांश जो रेगुलर ये जो क्लासेस लेता हूँ ये सभी मैं टीचमेंट में ही लूंगा। तो इसीलिए अब विद्यार्थी हैं तो वो इधर आ जाएं, है ना। और जो जो इस बीच अब एक आध सेशन और मैं अभी गूगल मीट में रखूंगा, स्पेशल सेशन, कभी वकील साहब आ गए उनका, उसके बाद जैसे बाकी सेशन भी मैं टीचमेंट ऐप में ही रखूंगा। वहां पर ये है कि भाई उनका सेशन रिकॉर्डेड नहीं होगा, मेरा सेशन रिकॉर्डेड होगा। वो ऑप्शन यहाँ पे टीचमेंट में अपने पास है ना। अपने खुद का जो ऐप है वहां पर ये ऑप्शन नहीं रहता, वहां पर एक बार लाइव क्लास चली तो रिकॉर्डिंग होती ही होती है, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन अपने पास नहीं है। तो यहाँ पे रिकॉर्डेड जो है तो क्लास कह सकते हैं कि, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में यहाँ पर टीचमेंट में रिकॉर्डिंग बंद करके, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो जो विद्यार्थी जो खासकर अभी गूगल मीट में जुड़े हैं, 4-5 दिन से जुड़े हैं, डेमो सेशन जिसको अपन बोल सकते हैं ले लिया है, और प्रॉपर तरीके से आप बिल्कुल आप यकीन मानिए कि प्रयास रहेगा कि चूंकि भगवान के आशीर्वाद से 2-3 एडीपीओ अच्छे दोस्त हैं, तो 2-3 एडीपीओ 2 एडीपीओ आपके मॉक में जो है तो शामिल रहेंगे, है ना। इसका हम पूरा प्रयास करेंगे। और तीसरे एडीपीओ साहब भी यदि जिनका सेशन रहेगा वो भी, उनका भी मार्गदर्शन मिल जाए मॉक में तो बहुत अच्छा है। और मॉक जो है तो हम आराम से 15, मतलब जैसे उधर आपका इंटरव्यू चलेगा, उधर मार्च में पूरा जो है 4 अप्रैल तक चलेगा, तो 15-20 जैसे कोई बच्चे उस समय आएंगे तो हम तो इसका प्रयास करेंगे कि हम इंटरव्यू वहां पर चलाते रहें, है ना। तो इसका भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू हम मॉक लेते रहेंगे, है ना। बस आप लोग इधर आ जाइए, और प्रॉपरली फीस वगैरह, आप चूंकि मेहनत करेंगे तो थोड़ी फीस मांगेंगे आपसे, तो प्रॉपरली वो बहुत ही नॉमिनल फीस रखी है। केवल यदि जिन विद्यार्थी केवल मॉक लेना है, केवल मॉक नहीं सर हमें आपकी क्लास में इंटरेस्ट नहीं है, हमें मॉक चाहिए, ठीक है भैया 2000 दीजिए, मॉक लीजिए। और हमारी क्लास के साथ प्लस जो जितने भी, जैसे यहाँ पर एडीपीओ सर लोग की भी क्लासेस अभी रहेंगी, प्लस उनकी भी क्लास रहेंगी, मेरी भी क्लास रहेंगी, मेरी क्लास ज्यादा रहेंगी, उनकी कम रहेंगी, पर रहेंगी, है ना। कम से कम मान के चलिए 25-30 क्लास आपको आराम से मिलेगी, जहाँ पे हम इस प्रकार से प्रॉपर गाइडेंस करेंगे। जितना ज्यादा, ठीक है, जितनी हम बातचीत करेंगे उतना आपका थोड़ा सा विजन खुलेगा, थोड़ा सोचने समझने का दायरा आपका बढ़ेगा, उतना ज्यादा आप वहां पे उत्तर दे पाओगे, ठीक है ना। तो उसके साथ 4000 फीस रहेगी, इस प्रकार से यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो फटाफट जो कंफर्टेबल हो जाए, जिनको लग गया हो, है ना। अच्छा, दूसरा कि बच्चे पूछते मॉक कितने दिलवाएंगे, तो देखो यार मॉक इंडिविजुअली मैं 2-3-4 मॉक मैं ले लूंगा, 4-5 मॉक अपन साथ में ले लेंगे, कहने के लिए 8-10 मॉक तक है, फिर भी 7-8 तक हम ले लेंगे, ठीक है ना। अब ऐसा कि वैसे मैं अभी एड डालूंगा 10 मॉक की, वहां पे बातचीत करूंगा, है ना। पर वो 10 मॉक का मतलब 7-8 तक ले लेंगे, 10 तक भी हो जाएगा तो मना नहीं कर रहे हैं। अरे कभी 11-12 भी हो जाए, मान लो किसी का नहीं, भाई आप कॉन्फिडेंस में आ जाओ, तो कोई कहता है सर एक आध प्लीज और ले लीजिए, तो नहीं नहीं 10 हो गया ना तो निकल बाहर। यदि अपने पास, चूंकि बच्चे ऊपर डिपेंड करता है, बच्चे कितना सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल ऐसा कर लेंगे, अपन मॉक वगैरह ले लेंगे, बहुत सपोर्टिव हमारे सर हैं जो अपन सब मैनेज कर लेंगे। और नहीं तो मैं तो मॉक आपका प्रॉपरली ले ही लूंगा, 4-5 मॉक शुरुआती में, बायोडाटा कैसे अरेंज करना है, क्योंकि मॉक में आओगे तो बहुत सारी चीजें वहां पर क्लियर होगी मॉक इंटरव्यू में। और मॉक संडे को भी ले लेंगे, तो जो नॉर्मल दिनों, बहुत अच्छी बात है, संडे को आ जाइए, है ना। सैटरडे संडे को प्लान रहेगा, सैटरडे संडे को, अब चूंकि मेरी रेगुलर क्लासेस रहती हैं तो बाकी उसके पहले अपन नहीं जमा सकते हैं, पर थोड़ा प्रयास करेंगे कभी बीच बीच में कोई थोड़ा जल्दी क्लासेस अपनी में करके सैटरडे संडे को मॉक ज्यादा समय तक ले लें, ताकि ज्यादातर आप लोग कवर हो जाए मॉक आप लोग का, ठीक है ना। चलिए, तो हाँ पूछिए। बिल्कुल आ जाइए, मॉक यदि आप ऑफलाइन देते हो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना। अभी जो बच्चे बहुत कि हम सर थोड़ा हमारे साथ प्रॉब्लम है, तो नहीं तो मैं तो बोल रहा हूँ कि कुछ बच्चे तो आ गए हैं धीरे धीरे, 2-3 दिन में क्लास में अभी दो कुछ बच्चे दिखने लगेंगे, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि आप इंदौर आ जाओ तो ज्यादा सही है ना।
अब यदि आपको लगता है कि हमारे इतने नंबर हैं कि हम सेफ जोन में हैं और संभावना है, तो फिर आप अब हर सर्कमस्टांसेस में भाई देखो वही है ना, ये जीवन का यही रिस्क है। तो आप बिल्कुल आते हैं तो हाँ, हाँ, नहीं बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मॉक डेली रखेंगे अभी मंडे से, यानी 12 तारीख से आपका डेली मॉक जो है तो 6:30 से 7 क्लास रहेगी, 7 साढ़े 7 तक। उसके बाद 1 घंटे 7:30 से 8:30 में डेली मैं मॉक चालू कर दूंगा। हो सकता है सर भी साथ में आ जाए, तो मंडे से हम लोग जो है तो डेली मॉक आपका चालू कर देंगे। 4-5 विद्यार्थियों का मॉक अभी नए पुराने मिला करके मेरे पास अभी शायद 30-40 बच्चे हैं। अब वो जैसे जैसे यहाँ आना चालू करते हैं, है ना, तो 4-5 मॉक चालू कर देना है, क्योंकि प्रयास करना है जल्दी जल्दी मॉक ले करके, है ना, 4-5 मॉक 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना, मॉक ले करके आपको कंफर्टेबल करते रहे, है ना, 8-10 मॉक तक बिल्कुल कंफर्टेबल कर दें। जी, हाँ जी, बोलिए। एड्रेस अभी मैं यहाँ पे भंवर कुआ में ये एप्पल हॉस्पिटल से टावर चढ़ा की ओर बढ़ेंगे, पेट्रोल पंप है, उसके साथ लगा हुआ एक फॉर्च्यूनर बिल्डिंग है, मारुति नेक्सा का शोरूम है ग्राउंड फ्लोर में उसमें। ठीक है ना, मारुति नेक्सा भंवर कुआ भी यदि आप सर्च करेंगे तो लोकेशन बता देगा। मारुति नेक्सा भंवर कुआ, इसी बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर में मेरी क्लास है ना। थोड़ा कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से, क्योंकि पहले जो बच्चे जुड़े होंगे, तो पहले मैं अथर्व लॉ पॉइंट के नाम से क्लास चला रहा था, लेकिन अभी इंदौर लीगल स्टडी के नाम से मैं क्लास रन कर रहा हूँ। ठीक है ना, इंदौर लीगल स्टडी के नाम से यहाँ पे क्लास रन हो रही है। चलिए, चलिए थोड़ा पढ़ाई की बात भी कर लें, तो बच्चे कहेंगे सर अब एडवर्टाइजमेंट ज्यादा कर रहे हैं, पढ़ाई कम कर रहे हैं। चलिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर एड्रेस वगैरह है, ग्रुप वगैरह में मैं क्लास की लाइव लोकेशन अभी डाल दूंगा, तो वहां पर आपको इजी हो जाएगा क्लास सर्च करने में। एडीपी, अच्छा आप आ चुके, आप आए हो ना पहले, हाँ बेटे। जी मुझे लगता है सर जुड़ गए। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ आ रही है, एक टीचमेंट वाले जितने विद्यार्थी हैं, आप सभी टीचमेंट से लेफ्ट हो जाओ और सभी गूगल मीट में आ जाओ। टीचमेंट वाले सभी विद्यार्थी टीचमेंट से लेफ्ट हो जाएं, गूगल मीट की लिंक ग्रुप में डली हुई है, वहां से गूगल मीट ज्वाइन कर ले। मैं अभी एक बार ग्रुप में लिंक और डाल देता हूँ, ठीक है, फटाफट गूगल मीट में आ जाएं। गुड इवनिंग सर। बस बढ़िया सर, आशीर्वाद। बस सर अभी 6:30 से मैं क्लासेस चला रहा हूँ सर। जी सर। मैं तो 10-15 दिन हो गए सर, मैं थोड़ा थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन की बातचीत किया मैंने, और उसके बाद जो है तो मैंने कह सकते हैं कि अ, अभी तो 10-15 दिन हो गए सर, मैंने यहाँ पर अभी क्लासेस चलाते। जी बस सर जुड़ रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी उनको जोड़ रहा हूँ सर। अभी क्या वो कुछ बच्चे दूसरे उसमें थे। ठीक है सर, आप अपनी बात चालू रखिए। तो सर का परिचय करवा दूं, सर हमारे सीनियर हैं, हमारे बड़े भाई जैसे हैं, और सर का बड़ा मतलब नॉलेज रहता है, आशीर्वाद रहता है। सर 2007 में आपका सिलेक्शन हुआ था ना सर, 2007 में? वो थोड़ा कंफ्यूजन था सर। 2008 में सर, 2008 में सर एडीपीओ बने। सिविल जज का भी सर ने इंटरव्यू दे रखा है, और पढ़ाने का भी काफी अच्छा तजुर्बा है सर का, है ना। अब सर को क्या बोलूं मैं, अब बस भैया हमें बड़े भाई जैसे हैं, है ना। सर प्लीज, तो आप लोग के भी कुछ क्वेश्चन आंसर हैं तो आप लोग कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो पहले, है ना।
नहीं सर, आप कंटिन्यू रखिए सर, आप कंटिन्यू रखिए, कंटिन्यू रखिए।